भाग 7। अच्छा ही हुआ कि टेरिफा में मैंने उस बेकरी वाले से कुछ नहीं कहा। लड़के ने मन ही मन सोचा। वे उसी तरह कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते रहे और उधर सूरज ढलने लगा। वे अरबी में बतिया रहे थे और लड़का इससे गड़बड़ महसूस कर रहा था। एक ऐसा भी वक्त रहा था जब वो सोचता था कि उसकी भेड़ें ही उसे दुनिया की सारी जानने लायक चीजें सिखा सकती हैं, लेकिन वे उसको अरबी तो कभी न सिखा पाती। शायद दुनिया की कई और भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे भेड़ें नहीं सिखा सकती। लड़के ने उस बूढ़े दुकानदार को ध्यान में लाते हुए सोचा। सच तो ये है कि वे सिर्फ चारे और पानी की तलाश ही करती रहती है और मुमकिन है कि वे मुझे कुछ भी न सिखाती रही हों, बल्कि मैं ही उनसे सीखता रहा हूं। मकतूब, अंत में व्यापारी ने कहा। इसका क्या मतलब होता है? ये समझने के लिए तुम्हें एक अरब के रूप में पैदा होना जरूरी था, उसने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी ज़बान में इसका मतलब कुछ इस तरह होगा कि ये पहले से लिखा हुआ है। हुक्का के अंगारों को राख से ढकते हुए उसने लड़के से कहा कि तुम क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना शुरू कर सकते हो। कभी कभी दरिया के सैलाब को रोकने का कोई तरीका नहीं होता। लोग पहाड़ी पर चढ़ते थे और ऊपर पहुंचने पर थक जाते थे, लेकिन उन्हें वहां एक क्रिस्टल की दुकान दिखती जो ताजगी से भर देने वाली पुदीने वाली चाय बेचती थी। वे वहां वह चाय पीने जाते जो खूबसूरत क्रिस्टल के गिलासों में पेश की जाती थी। मेरी बीवी के दिमाग में ये बात कभी नहीं आई, एक आदमी ने कहा, और उसने क्रिस्टल के कुछ बर्तन खरीदे। उस रात वो कुछ मेहमानों को दावत देने वाला था और उसने सोचा कि उसके मेहमान कांच के उन बर्तनों से प्रभावित होंगे। दूसरे आदमी ने कहा कि चाय जब क्रिस्टल के गिलासों में पेश की जाती है तो वो हमेशा जायकेदार होती है, क्योंकि उन गिलासों में उसकी महक कायम रहती है। तीसरे ने कहा, पूरब में तो क्रिस्टल के गिलासों में चाय देने का रिवाज है, क्योंकि उसमें तिलिस्मी ताकत होती है। जल्दी ही ये खबर फैल गई और लोग उस दुकान को देखने पहाड़ी चढ़ने लगे, जो इतनी पुरानी होती हुई भी कारोबार के क्षेत्र में नया कुछ कर रही थी। दूसरी दुकानें भी खुल गईं, जो क्रिस्टल के गिलास में चाय देती थी, लेकिन वे पहाड़ी की चोटी पर नहीं थी और उनका धंधा बहुत कम चलता था। आखिरकार व्यापारी को 2 और कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ा। उसने क्रिस्टल के बर्तनों के साथ साथ बड़ी तादाद में चाय मंगानी शुरू कर दी और नएपन की चाह से भरे मर्द और औरतें उसकी दुकान खोजते हुए आने लगे। और इस तरह महीनों गुजर गए। लड़का सवेरा होने से पहले ही उठ गया। अफ्रीकी महाद्वीप में कदम रखे हुए उसको पूरे 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। उसने सफेद लिनन की अरबी शैली की पोशाक पहनी, जो उसने खास इसी दिन के लिए खरीदी थी। सिर ढकने के कपड़े को ऊंट की खाल से बने छल्ले में कस लिया। अपनी नई जूतियां पहनकर वो हल्के कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच तैयार किया और क्रिस्टल के एक गिलास में थोड़ी सी गर्म चाय पी। इसके बाद वो दरवाजे पर आकर धूप में बैठ गया और हुक्का पीने लगा। वो धीरे धीरे हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कुछ भी न सोचते हुए और उस हवा की आवाज को सुनते हुए जो रेगिस्तान की महक लेकर आ रही थी। जब वो हुक्का पी चुका तो उसने अपनी एक जेब में हाथ डाला और कुछ देर वही बैठा उस चीज को देखता रहा जो उसने जेब से निकाली थी। वो नोटों की एक गड्डी थी। ये पैसा इतना पर्याप्त था कि वो 120 भेड़े और वापसी का टिकट खरीद सकता था और अपने मुल्क के लिए अफ्रीका से सामान मंगाने का लाइसेंस हासिल कर सकता था।
वो दुकानदार के जागने और दुकान खोलने का धीरज से इंतजार करता रहा। उसके बाद वे दोनों चाय पीने लगे। आज मैं निकल रहा हूं, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़ें खरीदने के लिए पैसा है और आपके पास मक्का जाने के लिए पैसा है। बुढ़े ने कुछ नहीं कहा। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? लड़के ने पूछा। आपने मेरी मदद की है। आदमी चुपचाप अपनी चाय बनाता रहा। फिर वो लड़के की ओर मुड़ा। मुझे तुम पर नाज है, उसने कहा। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नए एहसास से भर दिया है, लेकिन तुम जानते हो कि मैं मक्का जाने वाला नहीं हूं। वैसे ही जैसे कि तुम जानते हो कि तुम भेड़ें खरीदने वाले नहीं हो। ये आपसे किसने कहा? लड़के ने चौंकते हुए पूछा। मकतूब, क्रिस्टल के बुढ़े दुकानदार ने कहा, और उसने लड़के को आशीर्वाद दिया। लड़के ने अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधा। सामान से 3 बोरे भर गए थे। निकलते समय उसने कमरे के एक कोने में अपना गड़रिया वाला थैला देखा। वो बंधा पड़ा था और उसने उसके बारे में अरसे से सोचा ही नहीं था। उसने थैले से अपनी जैकेट निकालते हुए मन ही मन सोचा कि वो उसे रास्ते में किसी को दान कर देगा। तभी उसमें से वे रत्न निकलकर फर्श पर गिरे। यूरिम और धुम्मिम। उन्हें देखकर लड़का बूढ़े राजा के बारे में सोचने लगा, और इस एहसास से उसे हैरत हुई कि उसे उस राजा के बारे में सोचे हुए कितना लंबा अरसा गुजर गया है। लगभग 1 साल से लगातार काम करते हुए वो सिर्फ कुछ पैसा जमा करने के बारे में ही सोचता रहा था, ताकि वो फक्र के साथ स्पेन वापस लौट सके। ख्वाब देखना कभी बंद मत करना, बूढ़े राजा ने कहा था। भविष्य सूचक संकेतों के मुताबिक चलते रहो। लड़के ने यूरिम और धुम्मिम उठाए, और एक बार फिर उसे ये अजीब सा एहसास हुआ कि वो बूढ़ा राजा पास में ही कहीं है। उसने साल भर तक कड़ी मेहनत की थी, और भविष्य सूचक संकेत यही कह रहे थे कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब मैं फिर से वही करने जा रहा हूं जो मैं पहले किया करता था, लड़के ने सोचा। भले ही भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया, लेकिन भेड़ों ने उसे इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज सिखाई थी। वो ये थी कि दुनिया में एक ऐसी ज़बान है जो हर कोई समझता है। वो ज़बान जिसका इस्तेमाल लड़के ने उस सारे वक्त में किया था जब वो दुकान की हालत सुधारने की कोशिश कर रहा था। ये ज़बान थी जोशो खरोश की, प्रेम और ध्येय के साथ चीजों को अमल में लाने की, और किसी ऐसी चीज की खोज का हिस्सा थी जिसमें वो विश्वास करता था और जिसकी आकांक्षा करता था। टेंजिए अब अजनबी शहर नहीं रह गया था, और उसने महसूस किया कि जिस तरह उसने इस जगह को जीत लिया है, उसी तरह वो दुनिया को जीत लेगा। जब तुम कुछ पाना चाहते हो, तो सारा संसार उस चीज को हासिल करने में एकजुट होकर तुम्हारी मदद की योजना बनाने लगता है, बूढ़े राजा ने कहा था। लेकिन बूढ़े राजा ने चोरी का शिकार होने के बारे में कुछ नहीं कहा था, या अंतहीन रेगिस्तान के बारे में, और न ही ऐसे लोगों के बारे में जो अपने ख्वाबों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो उन ख्वाबों को पूरा नहीं करना चाहते। बूढ़े राजा ने उसे ये नहीं बताया था कि पिरामिड महज पत्थरों का एक ढेर है, या ये कि ऐसा एक पिरामिड कोई भी अपने घर के पिछवाड़े खड़ा कर सकता है। और वो इस बात का जिक्र करना भी भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाए कि तुम उससे ज्यादा भेड़ें खरीद सकते हो जितनी वे तुम्हारे पास अभी है, तो तुम्हें उनको खरीद लेना चाहिए। लड़के ने अपना थैला उठाया और उसे भी अपनी दूसरी चीजों के साथ रख लिया। वो नीचे गया और उसने देखा कि दुकानदार एक विदेशी दंपति को सामान बेच रहा था,
और 2 ग्राहक दुकान में आकर क्रिस्टल के गिलासों में चाय पी रहे थे। सुबह के इस वक्त ऐसी गहमागमी देखने में नहीं आती थी। जहां वो खड़ा था, वहां से उसने पहली बार देखा कि उस बूढ़े दुकानदार के बाल बूढ़े राजा के बालों से काफी कुछ मिलते जुलते थे। उसे उस कैंडी विक्रेता की मुस्कुराहट भी याद आई, जब टेंजियर में उसका पहला दिन था, और जब उसके पास न तो खाने को कुछ था और न जाने के लिए कोई ठिकाना था। वो मुस्कुराहट भी बूढ़े राजा की मुस्कुराहट जैसी ही थी। ये तो कुछ ऐसा है मानो वो राजा कभी यहां रहा हो और अपनी निशानियां छोड़ गया हो, उसने सोचा। और तब भी इनमें से कोई भी कभी उस बूढ़े राजा से नहीं मिला। दूसरी तरफ ये भी था कि उसका कहना था कि वो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने को प्रकट हो जाता है जो अपनी नियति को पाना चाहते हैं। वो क्रिस्टल के दुकानदार को अलविदा किए बिना ही चला गया। वो वहां मौजूद दूसरे लोगों के सामने रोना नहीं चाहता था। उसे इस जगह की और यहां रहकर सीखी गई तमाम चीजों की बहुत याद सताने वाली थी। हालांकि उसमें पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था और उसे लग रहा था कि वह दुनिया को फतह कर सकता है। लेकिन मैं तो अपनी भेड़ों को पालने उन्हीं मैदानों में वापस जा रहा हूं जिनको मैं जानता हूं, उसने निश्चय के साथ मन ही मन कहा। लेकिन अब वो अपने इस फैसले से खुश नहीं था। उसने एक सपना पूरा करने की खातिर पूरे साल भर काम किया था, और वो सपना मिनट दर मिनट कम महत्वपूर्ण होता जा रहा था। हो सकता है वो सपना वाकई उसका रहा ही न हो। कौन जाने, क्रिस्टल के दुकानदार जैसा होना ही शायद बेहतर हो। कभी मक्का नहीं जाना और उसकी चाह में पूरा जीवन बिता देना। उसने एक बार फिर खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए सोचा। लेकिन उसने जैसे ही यूरिम और धुम्मिम को अपने हाथ में लिया, वैसे ही उन रत्नों ने उसके भीतर बूढ़े राजा की सामर्थ्य और इच्छा शक्ति का संचार कर दिया। संयोग से, या हो सकता है ये कोई भविष्य सूचक संकेत हो, लड़के ने सोचा। वो उसी कैफे में जा पहुंचा जिसमें उसने पहले दिन कदम रखे थे। वो चोर वहां नहीं था और कैफे के मालिक ने उसे 1 कप चाय लाकर दी। मैं गडरिया बनने के लिए कभी भी वापस जा सकता हूं, लड़के ने सोचा। मैंने भेड़ों को पालना सीखा था और मैं भूला नहीं हूं कि ये कैसे किया जाता है। लेकिन मुमकिन है कि मुझे मिस्र के पिरामिडों पर जाने का दूसरा मौका फिर कभी न मिले। उस बूढ़े ने सोने का कवच पहन रखा था और वो मेरे अतीत के बारे में जानता था। वो वाकई एक राजा था, एक दूरदर्शी राजा। एंडालूसिया की पहाड़ियां सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर थी, जबकि उसके और पिरामिडों के बीच एक समूचा रेगिस्तान फैला हुआ था। लेकिन लड़के को लगा कि अपनी स्थिति को देखने का एक दूसरा ढंग भी है। वो अपने खजाने से 2 घंटे करीब भी तो है। इससे क्या फर्क पड़ता था कि वे 2 घंटे एक पूरे साल में फैल चुके थे। मैं जानता हूं कि मैं अपनी भेड़ों के झुंड के पास वापस क्यों जाना चाहता हूं, उसने सोचा। मैं भेड़ों को समझता हूं। वे अब कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त हो सकती है। दूसरी तरफ, मैं नहीं जानता कि रेगिस्तान दोस्ताना हो सकता है और मुझे अपने खजाने की खोज उसी रेगिस्तान में करनी होगी। अगर वो मुझे नहीं मिला तो भी मैं अपने घर तो कभी भी वापस जा सकता हूं। आखिरकार मेरे पास काफी पैसा है और जितना समय जरूरी है उतना समय भी है। तब फिर क्यों न जाया जाए? सहसा उसे अपार खुशी का एहसास हुआ। वो जब चाहे फिर से गडरिया बन सकता है, जब चाहे फिर से क्रिस्टल सेल्समैन बन सकता है। हो सकता है दुनिया में और भी छिपे हुए खजाने हों, लेकिन उसने एक ख्वाब देखा था और उसकी मुलाकात एक राजा से हो चुकी थी।
ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं होता। कैफे से निकलते हुए वो मन ही मन योजना बना रहा था। उसे याद आया कि क्रिस्टल के दुकानदार को माल पहुंचाने वाला एक व्यक्ति उन कारवाओं की मार्फत क्रिस्टल लाया करता था जो रेगिस्तान को पार कराते थे। उसने यूरिम और थुम्मिम को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। इन्हीं दो रत्नों की वजह से वो एक बार फिर से अपने खजाने की राह पर था। जब भी कोई अपनी नियति को हासिल करना चाहता है तो मैं हमेशा करीब होता हूं, बूढ़े राजा ने कहा था। माल आपूर्ति करने वाले के गोदाम तक जाने और ये पता लगाने में कितना खर्च आएगा कि क्या पिरामिड वास्तव में इतने दूर है। वो अंग्रेज एक ऐसी इमारत में एक बेंच पर बैठा हुआ था जिसमें जानवरों, पसीने और धूल की गंध भरी हुई थी। वो कुछ कुछ एक माल गोदाम था, कुछ कुछ अस्तबल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं ऐसी जगह पर आ पहुंचूंगा। उसने रसायन शास्त्र की पत्रिका के पन्ने पलटते हुए सोचा। 10 साल यूनिवर्सिटी में बिताने के बाद आज मैं यहां हूं, एक अस्तबल में, लेकिन मुझे चलते रहना होगा। वो भविष्य सूचक संकेतों में विश्वास करता था। उसके पूरे जीवन और पढ़ाई लिखाई का एक ही उद्देश्य रहा था, और वो था संसार की एक सच्ची भाषा को पाना। पहले उसने एस्पेरांतो भाषा का अध्ययन किया, फिर दुनिया के मजहबों का अध्ययन किया, और अब ये कीमियागिरी थी जो वो सीख रहा था। वो एस्पेरांतो बोलना जानता था, उसे सारे बड़े मजहबों की अच्छी समझ थी, लेकिन वो अभी तक कीमियागर नहीं बन पाया था। उसने महत्वपूर्ण सवालों के पीछे निहित सत्यों को उजागर कर लिया था, लेकिन उसका सारा अध्ययन उसे एक ऐसे मकाम पर ले गया था जहां से आगे जाना मुमकिन नहीं लग रहा था। उसने एक कीमियागर से रिश्ता कायम करने की निष्फल कोशिश करके देख ली थी, लेकिन कीमियागर विचित्र किस्म के लोग हुआ करते थे जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे और लगभग हमेशा ही उसकी मदद करने से इनकार करते रहे थे। कौन जाने वे उस महानतम रहस्य को, उस पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा पाने में नाकामयाब रहे हों और इसी वजह से अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते हों। उसके पिता जो भी संपत्ति उसके लिए छोड़ गए थे, उसका ज्यादातर हिस्सा वो पारस पत्थर की खोज की नाकामयाब कोशिश में गवा चुका था। उसने दुनिया के महानतम पुस्तकालयों में अपार समय खर्च किया था और कीमियागिरी के तमाम दुर्लभतम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ खरीद डाले थे। एक ग्रंथ में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक प्रसिद्ध अरब कीमियागर ने यूरोप की यात्रा की थी। कहा जाता है कि उसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा थी और उसने पारस पत्थर और अमृत का पता लगा लिया था। अंग्रेज इस किस्से को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन अगर उसके एक दोस्त जो रेगिस्तान के पुरातात्विक अभियान से लौटा था ने उसे उस एक अरब के बारे में न बताया होता जिसमें असाधारण शक्तियां थी, तो इसे उसने एक मिथक से ज्यादा महत्व न दिया होता। वो अल-फ्रियूम नामक नखलिस्तान ओएसिस में रहता है, उसके दोस्त ने कहा था, और लोग बताते हैं कि वह 200 साल का है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं पा सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली, और अब वो एक धूल भरे बदबूदार अस्तबल में बैठा था। बाहर एक विशाल कारवा सहारा को पार करने की तैयारी में लगा हुआ था और वो कारवा अलफ ब्यूम से होकर गुजरने वाला था। मैं उस निगोड़े कीमियागर को ढूंढ निकालूंगा, अंग्रेज ने सोचा, और जानवरों की गंध उसे कुछ और सहने लायक लगने लगी। एक नौजवान
अरब अपना असबाब लादे कमरे में दाखिल हुआ और उसने अंग्रेज को सलाम किया। आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? नौजवान अरब ने पूछा। मैं रेगिस्तान में जा रहा हूं, आदमी ने जवाब दिया और फिर से अपनी पुस्तक की ओर मुड़ गया। फिलहाल वो किसी बातचीत के मूड में नहीं था। वो तो अभी सिर्फ उस सब कुछ की समीक्षा करना चाहता था जो उसने वर्षों के दौरान सीखा था, क्योंकि वो जानता था कि कीमियागर निश्चय ही उसकी परीक्षा लेगा। नौजवान अरब ने एक पुस्तक उठाई और उसे पढ़ने लगा। वो पुस्तक स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी। ये अच्छा है, अंग्रेज ने सोचा। वो अरबी की तुलना में स्पेनिश ज्यादा अच्छे से बोल पाता था। और अगर ये लड़का भी अल्फयूम जा रहा है तो कोई तो होगा जिससे वो खाली समय में बातचीत कर सकेगा। ये अजीब है, लड़के ने कहा। वो एक बार फिर दफनाए जाने के उस दृश्य के बारे में पढ़ रहा था जिससे वो पुस्तक शुरू होती थी। मैं पिछले 2 सालों से इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और मैं कभी इन थोड़े से पन्नों से आगे नहीं बढ़ सका। इस वक्त तो वो राजा भी नहीं था जिसने उसके पढ़ने में बाधा डाली थी, तब भी वो उस पर एकाग्र नहीं हो पा रहा था। जो फैसला उसने लिया था उसको लेकर उसके मन में अभी भी संशय बना हुआ था, लेकिन उसके एक बात समझ में आ पा रही थी। फैसला लेना सिर्फ एक शुरुआत भर होती है। जब कोई व्यक्ति फैसला लेता है जो वो एक ऐसे जबरदस्त सैलाब में छलांग रहा होता है जो उसको ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाने वाला होता है जिनकी उसने फैसला लेते वक्त कल्पना भी नहीं की होती है। जब मैंने अपने खजाने को ढूंढ निकालने का फैसला किया था तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं एक क्रिस्टल की दुकान में काम करने लग जाऊंगा, उसने सोचा। और इस कारवां में शामिल होना भले ही मेरा फैसला हो, लेकिन ये कहा जाता है ये मेरे लिए एक रहस्य ही बनने वाला है। पास में वो अंग्रेज था जो पुस्तक पढ़ रहा था। वो मिलनसार नहीं लगता था और उसके कमरे में आने पर उसके चेहरे पर चिढ़ नजर आ रही थी। उनमें शायद दोस्ती हो सकती थी, लेकिन अंग्रेज ने तो बातचीत ही बंद कर दी थी। लड़के ने अपनी पुस्तक बंद कर दी। उसे लगा कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वो उस अंग्रेज जैसा दिखाई दे। उसने अपनी जेब से यूरिम और थुम्मिम निकाले और उनके साथ खेलने लगा। वो अजनबी चीख उठा, यूरिम और थुम्मिम। लड़के ने एक झटके से उनको अपनी जेब में रख लिया। ये बेचने के लिए नहीं है, उसने कहा। उनकी कोई खास कीमत भी नहीं है, अंग्रेज ने कहा। वे मात्र क्रिस्टल पत्थर हैं और धरती पर ऐसे लाखों क्रिस्टल पत्थर हैं, लेकिन इस तरह की चीजों की जानकारी रखने वाला जानता है कि ये यूरिम और थुम्मिम है। मुझे नहीं मालूम था कि ये यहाँ के लोगों के पास भी होते हैं। ये मुझे एक राजा ने तोहफे के तौर पर दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डालकर उसी तरह के 2 रत्न निकाले जैसे लड़के के पास थे। तुमने क्या कहा, राजा? उसने पूछा। मेरा ख्याल है आपको इस पर विश्वास नहीं होगा कि कोई राजा मेरे जैसे व्यक्ति से, मेरे जैसे गडरिये से बात करेगा। उसने बातचीत को खत्म करने के इरादे से कहा। ऐसा तय नहीं है। वे गडरिये ही थे जिन्होंने सबसे पहले उस राजा को मान्यता दी थी जिसको पूरी दुनिया पहचानने से इनकार करती रही थी। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि राजा गडरियों से बात करे। और वो बोलता रहा, हालांकि उसे लगातार ये आशंका बनी हुई थी कि लड़का उसकी बात समझ पाएगा या नहीं। ये बाइबल में लिखा हुआ है, वही पुस्तक जिसने मुझे यूरिम और थुम्मिम के बारे में सिखाया।
ये रत्न उस भविष्यवाणी के एकमात्र रूप है जिसकी इजाजत परमेश्वर ने दी है। पादरी इन्हें अपने सोने के कवच में रखते हैं। लड़के को उस मालगोदाम में होने को लेकर सहसा खुशी का एहसास हुआ। हो सकता है ये कोई भविष्य सूचक संकेत हो, अंग्रेज ने धीमे स्वर में कहा। भविष्य सूचक संकेतों के बारे में आपको किसने बताया था? लड़के की दिलचस्पी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। जीवन की हर चीज एक भविष्य सूचक संकेत है, अंग्रेज ने उस पत्रिका को बंद करते हुए कहा जो वो पढ़ रहा था। एक सार्वभौमिक भाषा है जिसे हर कोई समझता था, लेकिन वो अब भुला दी गई है। मैं दूसरी चीजों के साथ साथ उसी सार्वभौमिक भाषा की तलाश में हूं, इसीलिए मैं यहां हूं। मुझे उस आदमी की तलाश है जो वो सार्वभौमिक भाषा जानता है, एक कीमियागर। अचानक गोदाम के मालिक के आ जाने से बातचीत में बाधा पड़ी। तुम लोग खुशकिस्मत हो, तुम दोनों, उस मोटे अरब ने कहा। आज ही एक कारवां अल-फयूम के लिए रवाना हो रहा है, लेकिन मैं तो मिस्र जा रहा हूं, लड़के ने कहा। अल-फयूम मिस्र में ही है, अरब ने कहा। तुम किस तरह के अरब हो? ये एक खुशकिस्मती का शगुन है। उस मोटे अरब के चले जाने के बाद अंग्रेज ने कहा, अगर मैं लिख सकता तो मैं मात्र इन दो शब्दों, भाग्य और संयोग, के बारे में एक विशालकाय विश्वकोश लिख डालता। यही तो वे दो शब्द हैं जिनसे सार्वभौमिक भाषा लिखी गई है। उसने लड़के से कहा, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यूरिम और थुम्मिम लिए हुए मुझसे मिले। और उसने लड़के से पूछा, क्या तुम भी कीमियागर की तलाश में निकले हो? मैं तो एक खजाने की तलाश में हूं, लड़के ने कहा, और ये कहते ही उसको पछतावा हुआ। लेकिन लगा जैसे अंग्रेज ने उसकी इस बात को कोई अहमियत नहीं दी। एक तरह से मैं भी उसी की तलाश में हूं, उसने कहा। मैं तो ये तक नहीं जानता कि कीमियागिरी क्या होती है, लड़का कह रहा था कि तभी मालगोदाम के मालिक ने उन्हें बाहर आने की पुकार लगाई। मैं इस कारवां का सरदार हूं, एक काली आंखों वाले दढ़ियल आदमी ने कहा। मेरे साथ चलने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान एक मनचली औरत की तरह होता है और वो कभी कभी मर्दों को पागल कर देती है। वहां करीब 200 लोग एकत्र थे और 400 जानवर, ऊंट, घोड़े, खच्चर और मुर्गे मुर्गियां। उस जमावड़े में औरतें, बच्चे और अपने कमरबंद में तलवारें खोसे या अपने कंधों पर राइफलें टांगे बहुत सारे मर्द थे। अंग्रेज के पास कई सूटकेस थे जिनमें पुस्तकें भरी हुई थी। चारों तरफ शोर मचा हुआ था और सरदार को अपनी बात समझाने के लिए उसे बार बार दोहराना पड़ रहा था। यहां बहुत से अलग अलग तरह के लोग हैं और हर एक का अपना खुदा है, लेकिन मैं एक ही खुदा की खिदमत करता हूं और वो है अल्लाह। और उसके नाम पर कसम खाता हूं कि मैं रेगिस्तान को फतह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जिस किसी भी खुदा में भरोसा रखते हो, उसके नाम पर कसम खाएं कि मैं आपको जो भी हुक्म दूंगा आप उसको मानेंगे। रेगिस्तान में नाफरमानी का एक ही मतलब होता है, मौत। भीड़ में फुसफुसाहटें तैर गई। हर कोई आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने ईश्वर के नाम पर कसम ले रहा था। लड़के ने ईसा मसीह के नाम पर कसम ली। अंग्रेज ने कुछ नहीं कहा और वे फुसफुसाहटें उससे ज्यादा देर तक जारी रही जितनी किसी सरल सी शपथ लेने में लगती है। लोग ईश्वर से अपनी हिफाजत के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। विगुल की एक लंबी आवाज गूंजी और हर व्यक्ति अपने अपने जानवरों पर सवार हो गया। लड़के और अंग्रेज ने ऊंट खरीदे थे और वे अनिश्चय के भाव से उनकी पीठों पर सवार हो गए।
लड़के को अंग्रेज के ऊंट पर दया आ रही थी, जिस पर पुस्तकों के बक्से लदे हुए थे। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। अंग्रेज ने बातचीत का सिरा फिर वहीं से पकड़ते हुए कहा जहां से वो माल गोदाम में टूट गया था। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मेरे एक दोस्त ने एक ऐसे अरब के बारे में सुन रखा है जो। लेकिन कारवां चल पड़ा था और अंग्रेज की बात को सुन पाना असंभव हो गया था। हालांकि लड़का जानता था कि अंग्रेज किस चीज के बारे में बताना चाह रहा था। वो रहस्यमय श्रृंखला जिसमें एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है, वैसी ही श्रृंखला जिसकी वजह से वो गडरिया बना, जिसकी वजह से उसे बार बार एक ही सपना आया जो उसे अफ्रीका के एक शहर के करीब ले आया जहां उसकी मुलाकात उस राजा से हुई और जिसकी वजह से वो ठगा गया ताकि वो उस क्रिस्टल के दुकानदार से मिल पाता। भाग 7 समाप्त।